हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। लेकिन उससे पहले जो लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया था, पहले उसका आंसर देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था कि हाउ मेनी टाइम्स इन इंडियन होम सप्लाई द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो करंट है होम सप्लाई में कौन सा करंट आता है? अल्टरनेटिंग करंट आता है। वो 1 सेकेंड में अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों होगा? देखो, अगर हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट बनाए तो आप मुझे बताओ यहाँ पे एक साइकिल कब कंप्लीट होगी? ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल। ये आ जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हुआ मेरे पास। जहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, वहाँ पे मेरे पास क्या हुआ? एक कंप्लीट साइकिल हुआ। सो दिस इज द कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में मेरे पास एक पॉजिटिव हाफ है और एक नेगेटिव हाफ है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए मेरे पास वन साइकिल, मेरे पास उसकी डायरेक्शन 2 बार चेंज हुई। 2 टाइम्स क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हुई। तो मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है इंडिया में वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज, मतलब 50 साइकिल्स पर सेकेंड। तो 50 साइकिल्स में कितना हो जाएगा? 100 टाइम्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब होता है कि ये वो वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की जो स्टेडी करंट के लिए डिफाइन की गई हो, जब वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करवाए किसी सर्किट में हाफ साइकिल के लिए जितना एसी ने फ्लो करवाया हो सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए। यानी कि मान लो भाई मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो मान लेते हैं हम एसी है। जो करंट है, सॉरी, वो क्या है? एसी करंट है। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने मान लिया कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है दैट इज एसी। तो यहाँ पे t/2 टाइम के लिए जितना भी चार्ज जो है वो स्टोर होगा, उतना ही अगर मैं यहाँ पे इसी सर्किट को अगर एक एसी सोर्स से जोड़ दूँ तो जितना, सॉरी, डीसी सोर्स से जोड़ दूँ तो जितना चार्ज डीसी सोर्स से यहाँ पे जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, या उसको मीन वैल्यू ऑफ एसी बोल देंगे। क्लियर है आपको? तो देखो, अब हमें इसके लिए करना है एक फॉर्मूला डिराइव कि मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं हम इसकी वेव फॉर्म। देखो, हमें पता है कि ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे आ जाता है करंट और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। एक्स एक्सिस में आपके पास आ जाएगा टाइम और वाई एक्सिस में आपके पास आ जाएगा करंट। यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो ये होती है पीक वैल्यू ऑफ एसी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। दिस इज कॉल्ड द पीक वैल्यू ऑफ एसी। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव हाफ एंड दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव हाफ। अब यहाँ पे टाइम कितना है? 0। यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा? t/2। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? t। तो अगर हम देखें कि इसकी एक कंप्लीट साइकिल कहाँ हो रही है, एक कंप्लीट साइकिल कहाँ होगी, तो एक कंप्लीट साइकिल कहाँ होगी मेरे पास? जहाँ पे ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा या इसकी एक फ्रिक्वेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वन कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मैं एवरेज वैल्यू देखूं तो देखो वो तो कितनी आएगी? 0। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। देखो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल ये कितनी आती है? 0। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। क्यों आती है 0? क्योंकि ये नोट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पे मेरे पास जितनी पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आएगी। देखो यहाँ पे मान लो कि अगर मेरे पास पॉजिटिव में मेरे पास
50 वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव में मेरे पास 50 ही वैल्यू आएगी। तो जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ, हाँ चलो ऐसे देखें, 50 प्लस का 50 माइनस का 50 डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो मेरे पास एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जब मैं इन नंबर का पॉजिटिव वैल्यूज का नेगेटिव वैल्यू के साथ एडिशन करूंगा तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें जो मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालनी होती है वो कितनी, किसके लिए निकालनी होती है, हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि फुल साइकिल के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब हाफ साइकिल के लिए वैल्यू कितनी आएगी, चलो वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि वी नो दैट कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी इक्वेशन क्या होती है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अब हमें निकालना है एवरेज करंट। नाउ एवरेज करंट किसके लिए निकालना है, हाफ साइकिल के लिए। तो जब हम हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट निकालेंगे, हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे आई डी टी डिवाइडेड बाय जितने टाइम के लिए निकालना है, तो हमें निकालना है टी बाई 2 टाइम के लिए। ठीक है, और इसको कर देंगे इंटीग्रेट, इस पूरी क्वेश्चन को कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से टी बाई 2 के लिए, 0 से टी बाई 2 टाइम के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ से जो जो चीज़ें कॉमन है वो चीज़ें, जो जो चीज़ें कांस्टेंट है सॉरी, उनको बाहर रख देंगे। देखो आई एवरेज इज इक्वल टू टी बाई 2 का बन जाएगा मेरे पास 2 बाई टी, और आई डी टी का इंटीग्रेशन हो गया 0 से टी बाई 2 के लिए। अब यहाँ पे देखो हमें पता है आई किसके बराबर है, हमने यहाँ पे लिखा है कि मेरे पास जो आई है वो किसके बराबर होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर होता है। तो भाई यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो ये क्या बन जाएगा 2 बाई टी, 0 से टी बाई 2, आई डी टी को मैं लिख सकता हूँ आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ से आई नोट क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। पीक वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे जितनी मर्जी साइकिल चेंज कर ले उसकी पीक वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो पीक वैल्यू भी क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई। तो यहाँ से आई नोट भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी का, साइन ओमेगा टी डी टी का। अब जो साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो 2 आई नोट डिवाइडेड बाई टी साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास माइनस कोस, साइन का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कोस ओमेगा टी वैसे का वैसा आ गया। अब देखो यहाँ पे लगा चेन रूल, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ये कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ पे पहले हम करेंगे साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन। तो कैसे होता है, देखो ये साइन, साइन का इंटीग्रेशन आ गया माइनस कोस, और साइन के साथ क्या था ओमेगा टी, तो ओमेगा टी वैसे का वैसा आ गया। क्लियर है यहाँ तक आपको। अब साइन का इंटीग्रेशन हो गया, साइन को कर दिया हमने कट, अब हमारे पास बचा ओमेगा टी डी टी। तो ओमेगा टी का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट इज, अब हमें यहां से ओमेगा और माइनस को क्या कर लेना है, बाहर रख देना है। सो 2 आई नोट माइनस डिवाइडेड बाय में आ गया ओमेगा, और साथ में आ गया टी। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 0 से टी बाई 2 माइनस कोस ओमेगा टी, एंड लिमिट इज 0 से टी बाई 2। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 आई नोट डिवाइडेड बाय टी ओमेगा, और माइनस कोस ओमेगा, अपर लिमिट इज टी बाई 2 माइनस लोअर लिमिट इज, दिस इज अपर लिमिट टी बाई 2, टी की जगह पे लिमिट पुट करें टी बाई 2 माइनस, सॉरी ये माइनस हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा, एंड लोअर लिमिट इज 0। So this will become -2 I naught t ओमेगा cos ओमेगा t बाई 2। अब यहाँ पे हमें पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई बाई टी,
और मेरे पास ओमेगा टी किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये दो जो वैल्यू हैं ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ये जो -2 I0/T ओमेगा है, तो देखो ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। तो हम ओमेगा टी की जगह अब क्या लिख देंगे, 2 पाई। तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया 2 पाई। अब ये क्या है, कोस ओमेगा टी बाई टू। कोस ओमेगा टी बाई टू की जगह अब ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई/T। तो ये पुट कर देंगे, कोस ओमेगा की जगह पुट कर देंगे 2 पाई/T इंटू T/2 माइनस ओमेगा इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा कोस जीरो। यहाँ पे अब जो जो टर्म्स कट हो रही हैं वो कट कर देंगे, टी से गया टी, टू से गया टू, ये बचा कोस पाई। और बाहर हमारे पास जो है वो वैसे का वैसा ही लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू -2 I0 डिवाइडेड बाय 2 पाई cos पाई माइनस cos 0 डिग्री। सो इट विल बिकम -2 I0 डिवाइडेड बाय, या ऐसे करते हैं हम यहाँ पे भी, ये सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो हमें ये दिख रहा है कि भाई ये टू से ये वाला टू भी कटेगा, तो इसको भी पहले कट कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ -I0 डिवाइडेड बाय पाई, एंड cos पाई इज -1, cos 0 is 1 and cos 180 degree is -1. So -1 will become -2. -2 into minus, that is equal to 2. So it will become 2 I0 divided by pi. ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ AC। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देखो 2/पाई तो कांस्टेंट है, सिर्फ मेरे पास I0 की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो सकती है। 2/पाई तो हमेशा ही हर इक्वेशन के लिए क्या रहेगा, मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। 2/पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 2/पाई को और क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पे जब हम 2/पाई को सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम 0.637। तो इसी इक्वेशन को मैं अब और क्या लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं और लिख सकता हूँ दैट आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 इंटू I0। तो एवरेज करंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज 0.637 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आ रही है आपको बात। तो एवरेज करंट को मैं और कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, हाफ साइकिल के लिए। ये एवरेज करंट किसके लिए है, हाफ साइकिल के लिए। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ हाफ साइकिल, ठीक है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इट इज 0.637 टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ AC। ये I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को मुझे परसेंटेज में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, इस चीज़ को अगर मुझे परसेंटेज में लिखना है देन आई विल राइट इट एज आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं देन इट विल बिकम 63.7 इंटू I0, या 63.7% ऑफ I0। then this is the average value of AC in percentage। clear है आपको। so that's it for today।